ड्रामा की स्टार्टिंग एक हॉस्पिटल से होती है जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने फादर को लेकर जाती है और तभी उसे दूर टीवी पर एक आदमी दिखाई देता है जो यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू दे रहा होता है और इस लड़की का नाम टंगजी होता है। जैसे ही वह आदमी को देखती है उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो उसका स्कूल टाइम बॉयफ्रेंड शेनशिंग है और ये यहाँ पर अपनी लव स्टोरी बताना शुरू करती है और कहती है कि स्कूल टाइम में शेनशिंग उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था पर कहीं ना कहीं टैंगजी से धोखा दे दिया जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप एंड हो गया। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्कूल के बिलबोर्ड पर किसी ने टांगजी की कुछ गलत फोटोज लगा दी होती हैं किसी और लड़के के साथ। शेनशिंग उन फोटोज को देखकर टूट जाता है और उनको हटाने की कोशिश करता है लेकिन टांगजी कहती है यह सब कुछ सच है, मैंने तुम्हारे ऊपर चीट किया है। और शेनशिंग को यकीन नहीं होता है और वह टांगजी से पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी। लेकिन टांगजी कहती है मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है। जिस पर शेनशिंग उसके हाथ की तरफ देखता है क्योंकि टंगजी के नाम का टैटू करवा रखा होता है और जब शेनशिंग उसका हाथ देखता है तो वहाँ पर वह टैटू भी नहीं होता और वह पूरी तरीके से टूट जाता है और उसे लगता है कि टंगजी ने सच में उसके ऊपर चीट किया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो टंगजी को अपने साथ ले जाता है शेनशिंग की आंखों के सामने और यहाँ पर शेनशिंग की सबके सामने इंसल्ट हो जाती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। टैंगजी अपने फादर का मेडिकल चेकअप करवा रही होती है हॉस्पिटल में, तभी बीच शेनशिंग में कोई और आदमी घुस जाता है और जैसे ही लड़ने लगती है और कहने लगती है क्या आपकी हिम्मत कैसे हुई बीच शेनशिंग में घुसने की, आप पीछे शेनशिंग में लगे जाकर और अपने नंबर आने का इंतजार कीजिए। लेकिन बाद में टांगजी से बदतमीजी करने लगता है और उसे धक्का दे देता है जिससे वह नीचे गिर जाती है। उसके फादर व्हील चेयर पर होते हैं, वह उसकी मदद नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही टांगजी उठती है तो उसके सामने शेनशिंग खड़ा होता है और उसको देखते ही उसे अपने स्कूल टाइम की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं जहां पर उसने शेनशिंग से बोला होता है कि उसने उस लड़के से शादी कर ली है जिसके साथ उसकी ये फोटोज वायरल हो रही थीं। शेनशिंग उसके मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर बिल्कुल टूट जाता है और उसे लगता है कि टांगजी ने सच में उसके ऊपर चीट किया है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं वह टांगजी को गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। टांगजी उठकर खड़ी होती है तभी शेनशिंग के पास एक लड़की आती है जो उससे कहती है हमें घर जल्दी चलना चाहिए क्योंकि हमें हमारी शादी की तैयारियां भी करनी हैं। जिस पर शेनशिंग उसके साथ वहां से जाने लगता है। वह लड़की टांगजी की तरफ देखकर शेनशिंग से बोल देती है क्या तुम मुझे जानते हो। शेनशिंग बोलता है पता नहीं, शायद मेरी स्कूल में थी। और यहाँ पर टांगजी की आंखों के सामने शेनशिंग उस लड़की के साथ चला जाता है। टांगजी को लगता है कि शेनशिंग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया है। जैसे ही शेनशिंग वहाँ से जाता है वहाँ पर टांगजी के फादर का डॉक्टर आ जाता है जो टांगजी से कहता है कि उनके मॉर्निंग चेकअप की रिपोर्ट से जो पता चला है वह थोड़ी सी फाइनल है, कुछ समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर टांगजी डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर शेनशिंग उसी लड़की के साथ खड़ा होता है और वह लड़की उससे कुछ बात कर रही होती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यह लड़की शेनशिंग की फियांसे नहीं, उसकी सिस्टर है। यहाँ पर शेनशिंग की सिस्टर उससे कहती है क्या बहुत ही अनकाइंड है टंगजी, इतने साल बाद आपकी आंखों के सामने आई है, आपने उससे बात भी नहीं की और चुपचाप से वापस जाने लगे। आपको उससे जाकर बात करनी चाहिए। जैसे तैसे करके वह अपने ब्रदर को फोर्स कर देती है टैंगजी से बात करने के लिए। इधर हम और उसको देखते हैं तो वह अपने फादर से कहती है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इधर डॉक्टर उसे कुछ मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने साथ बुलाता है। टैंगजी जूस के पीछे पीछे जाती है लेकिन तब उसके पास कोई कॉल आ जाता है और ये कॉल किसी जॉब से होता है। टैंगजी कहती है अगर मैं सेलेक्ट हो गई हूँ तो मैं कल ही आकर आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगी और वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन तभी उसकी नज़रों के सामने शेनशिंग आ जाता है और वह शेनशिंग को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। जिस पर शेनशिंग उससे बात करना शुरू कर देता है और कहता है तो कैसा लग रहा है इतने साल बाद मुझसे दूर होकर। और उसे लग रहा होता है कि टैंगजी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से सरवाइव कर रही है। जिस पर शेनशिंग टैंगजी को अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है बताओ क्यों नहीं रही हो। टैंगजी कहती है मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर शेनशिंग कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने मेरे ऊपर चीट किया, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ मजाक किया। टैंगजी कहती है मैं इन सब चीज़ों का जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि इन सारी बातों को बहुत टाइम हो गया है और मुझे लगा था कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो।
लेकिन तभी वहां पर कोई डॉक्टर टैंग जी को ढूंढता हुआ आता है, जिस पर शेनसिंग टैंग जी को अंदर स्टोर रूम में ले जाता है। अब यहाँ पर वह डॉक्टर इधर उधर ढूंढ रहा होता है और यहाँ पर शेनसिंग टैंग जी को टॉर्चर कर रहा होता है। टैंग जी उसे रोक रही होती है, लेकिन तभी वह डॉक्टर उन्हें कॉल करता है। शेनसिंग उस फोन कॉल को उठा लेता है और यहाँ पर उस डॉक्टर को पता चल जाता है कि वह टैंग जी को लेकर अंदर गया हुआ है। अब यहाँ पर बहुत टेंशन का माहौल बन जाता है। यहाँ पर टैंग जी शेनजिंग से कहती है कि उसे उसके साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन शेनजिंग उसकी बात नहीं मानता और वह ज़बरदस्ती उसे इधर उधर टच करने लगता है, जिसकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। टैंग जी उसे समझाती है, लेकिन शेनजिंग उसकी बात नहीं मानता और शेनजिंग उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ अब हमें टैंग जी के पास्ट ट्रॉमा के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर टैंग जी अपने बेडरूम में होती है और एक लड़का उसके पास में वीडियो कैमरा लगा रहा होता है और वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह टैंग जी को बताता है कि उसने उसकी वाइन में ड्रग्स मिला दिए थे। टैंग जी उसे समझाती है, क्या आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, पर वह लड़का उसकी बात नहीं मानता है। यहाँ पर वह कहता है, मेरी मदर ने तुम्हारे डैड से शादी की है और अब इतना तो हो ही सकता है, और वह अरेंज के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। टैंग जी उसे रोक देती है, धक्का देती है। तभी उसके हाथ में सीजर आ जाता है, जिससे वह उस लड़के को घायल कर देती है, लेकिन तब तक वहां पर उसके फादर आ जाते हैं, जो उसे बुरी तरीके से मारते हैं और उसी चक्कर में गलती से उसके फादर उस लड़के को बुरी तरीके से मार देते हैं। यहाँ पर टंग जी अपने फादर को समझाती है और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ पर टंग जी के फादर उसे कहते हैं कि वह अपनी बेटी से प्रॉमिस कर रहे हैं, आज के बाद उनकी बेटी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन तब तक वहाँ पर उस लड़के की मदद आ जाती है, जो उन्हें देख लेती है और इसी से मामला खराब हो जाता है। वह पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस टैंग जी और उसके फादर को पकड़कर जेल ले जा रही होती है। और जब टैंग जी जाती है तो उसके सामने उसी औरत की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया होता है और टैंग जी इन सब चीजों से बुरी तरीके से टूट चुकी होती है। अब इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां टैंग जी बैठी होती है और यह सब कुछ सोच रही होती है और उसे याद आ रहा होता है कि सब चीज़ों के बाद जब वह बेल पर छूटी थी तो उसके पड़ोसियों से डेली कैसे उसके घर के सामने बाहर आकर ताने मारा करते थे और उल्टा सीधा बोला करते थे। और टैंग जी अभी यही सब कुछ याद कर रही होती है और उसे एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, जिस पर उसे अपनी मेडिसिन्स चाहिए होती हैं। और जब वह डर में अपनी मेडिसिन्स को खाने के लिए ढूंढती है, तभी उसे अपने हाथ पर वह टैटू दिखाई देता है, जो उसने शेनजिंग और अपने नाम पर करवाया होता है। और हमें अब पता चलता है कि उसने नहीं हटाया था, उसने शेनजिंग से झूठ बोला था। और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टांग जी बाथरूम में होती है, बुरी तरीके से रो रही होती है। यहाँ पर वह लड़का जिसके साथ उसके अफेयर की न्यूज़ वायरल होती है, इसका नाम रेबिन होता है, वह टांग जी को समझा रहा होता है और कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। टैंग जी सोच रही होती है अब ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करेगी, और तभी उसके पास शेनजिंग का कॉल आता है। वह शेनजिंग से बहुत बुरी तरीके से पेश आती है और कहती है, खुद को जानवर समझना बंद करो और अपनी लाइफ में मुंह बंद कर जाओ। मैं रेबिन के साथ खुश हूँ, मुझे तुम कभी नहीं चाहिए थे, मैंने बस तुम्हें यूज़ किया था। और अभी इसी के साथ घर बैठकर उसे शेनजिंग की वह सारी बातें याद आती हैं, जो उसने हॉस्पिटल में बोली होती हैं कि वह उसकी लाइफ को बर्बाद कर देगा और वह उसे नहीं छोड़ेगा, और स्ट्रेस में वह मेडिसिन ढूंढ रही होती है। उसके फादर उसे समझाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आते हैं, जहां पर टांग जी को अपने पास्ट का ट्रॉमा याद आता है और उसे लगता है कि उसके सामने जो आदमी बैठा हुआ है वह कोई और नहीं, वही लड़का है जो उसके साथ कुछ गलत हरकत करने वाला था, और वह इसी चक्कर में अपने फादर को भी इंजर्ड कर देती है। लेकिन थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है। वह अपने फादर से माफ़ी मांगती है और कहती है उसने अपना टाइम पर खो दिया था, अब वैसे हरकत दोबारा नहीं करेगी। उसके फादर उसे समझाते हैं और यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन चुका हूँ, मैं न तो कमा कर दे पा रहा हूँ, न तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी कर पा रहा हूँ। टैंग जी अपने फादर को समझाती है कि उसे एक अच्छी सी जॉब मिली है और वह उस जॉब के बाद अपने फादर की मेडिसिन का खर्चा और घर का खर्चा आराम से निकाल सकती है। उसके फादर को डरने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर वह अपने फादर को बहुत अच्छे से समझाती है ताकि वह उसके लिए टेंशन ना लें।
अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर टैंग जी अपना ऑफिस में जाती है और जब वह ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है कि वहां क्या ऑफिस का मैनेजर कोई और नहीं शेनजिंग है और शेनजिंग उसका प्रोजेक्ट भी चुरा लिया होता है। वह किसी और को दे दिया होता है क्योंकि टैंग जी ने उस प्रोजेक्ट पर साइन कर लिया होता है। शेनजिंग यहाँ पर टैंग जी से कह रहा होता है यही बिजनेस का पार्ट है, कोई इंसान किसी को धोखा देता है तभी वह आगे बढ़ता है और तुमसे बेहतर ये चीज कौन समझ सकता है। टैंग जी को यहाँ पर शेनजिंग की बात से समझ आ रही होती है कि वह उससे अपनी पर्सनल ग्रज निकाल रहा है। टैंग जी शेनजिंग से कहती है पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो और उसने यह प्रोजेक्ट किसी दूसरी कंपनी की लड़की को बेच दिया होता है और यहाँ पर वह लड़की टैंग जी से लड़ने की कोशिश भी करती है तो वह ये काम पूरी तरीके से नहीं कर पाते और शेनजिंग उसे लड़की के साथ टैंग जी को इग्नोर करता हुआ चला जाता है जिस पर टैंग जी उसके पीछे से फोटो ले लेती है। लेकिन शेनजिंग जाते जाते टैंग जी से कह जाता है अगर तुम्हें यह मैटर सॉल्व करना है तो तुम मेरे घर आ सकती हो, हम मिलकर बात कर लेंगे। अब हमें शेनजिंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर शेनजिंग नहाकर रेडी होता है और हमें वह सीन दिखाया जाता है जहां पर शेनजिंग का एक्सीडेंट हो गया होता है और जब उसने स्कूल टाइम पर टंग जी को कॉल किया होता है वह एक्सीडेंट के बाद कि वह उससे मिलना चाहता है तो रेबिन ने उसे उल्टा सीधा बताया होता है क्योंकि टंग जी को नहीं पता होता है कि शेनजिंग सच में प्रॉब्लम में है। और इसके बाद शेनजिंग अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में होता है जहां पर उसकी माँ उससे कहती है अब उस लड़की से मूव ऑन कर जाओ और ये कंट्री छोड़कर अब्रॉड पढ़ने के लिए चले जाओ क्योंकि यही ऑप्शन है। और अभी शेनजिंग ये सब कुछ सोच सोच कर बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है और इसीलिए वह अपना हाथ मिरर में देखकर मारता है जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद टांग जी अब शेनजिंग के घर पहुंच जाती है क्योंकि यह उसकी जॉब का सवाल होता है और शेनजिंग उसे ऐसे बिना बदले के नहीं छोड़ेगा और वह शेनजिंग से कहती है कि आखिर तुमने यह सब कुछ क्यों किया और तुम्हें चाहिए क्या और तुमने मुझे रात में अपने घर क्यों बुलाया है, क्या तुम मेरा प्रोजेक्ट मुझे वापस कर दोगे। शेनजिंग कहता है कि वह टांग जी से प्यार करता है लेकिन एक शर्त पर कि वह अपने वर्तमान बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले। टांग जी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और फिर वह शेनजिंग को ब्लैकमेल करती है। वह एक फोटो दिखाकर कहती है देखो मैंने तुम दोनों की फोटो ले ली है और मैं यह जाकर पुलिस को दिखा दूंगी और सबको बता दूंगी कि इतना बड़ा कंपनी का मालिक एक छोटे से प्रोजेक्ट के पीछे अपना ईमान खो बैठा है। जिस पर शेनजिंग कहता है बहुत अच्छा खेलने की कोशिश कर रही हो पर तुम्हें पता है ना तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। और वह टैंग जी का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाता है और कहता है कि अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। टांग जी कहती है कि वह इन सब चीज़ों के बारे में भी पुलिस को बताएगी जिस पर शेनजिंग कहता है शौक से जाओ पर तुम मुझे यह बताओ कि पुलिस तुम्हारे ऊपर क्यों यकीन करेगी, तुम्हारे पास कोई सबूत है। टांग जी कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। शेनजिंग कहता है कुछ तो सबूत होगा जिसके आधार पर तुम मेरे खिलाफ शिकायत करोगी। और वह टांग जी को अपने घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाता है और कहता है इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है और तुम्हें पता है मैं ये क्लिप्स बदलवा सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि तुम मेरे घर में चोरी करने के लिए आई थी और जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम मेरे ऊपर ये गंदे गंदे आरोप लगा रही हो। जिस पर अब टांग जी कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ दो। और वह यहाँ शेनजिंग के साथ एक डील करती है कि वह उसकी वह ऑफिस वाली फोटो डिलीट कर देगी बस शेनजिंग उसका प्रोजेक्ट वापस कर दे। जिस पर शेनजिंग उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उस घटिया फोटो से मैं डरने वाला हूँ। और वह टांग जी के साथ फिर से बदतमीजी करने लगता है जिस पर टांग जी के हाथ में पड़ा हुआ ब्रेसलेट गलती से टूट जाता है और यहाँ पर अब टांग जी को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। लेकिन शेनजिंग गलती से उसके हाथ पर वह टैटू देख लेता है और वह टांग जी से कहता है तुमने तो कहा था कि तुमने ये हटवा दिया, ये कहाँ से आया, मुझे सच्चाई बताओ। टांग जी कहती है क्या बोल रहे हो, तमाशा बंद करो। और यहाँ पर शेनजिंग कहता है तो इसका मतलब बहुत कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और फिर वह अपने गार्ड को बुलाता है और कहता है मैडम को पुलिस स्टेशन ले जाओ क्योंकि मैडम को कुछ सज़ा चाहिए। और यहाँ पर टांग जी के फादर का कॉल भी आता है लेकिन शेनजिंग उसका कॉल काट देता है। टांग जी उसके सामने रोती हुई कहती है कि उसके फादर के मेडिकल इश्यू हैं और उन्हें कुछ ज़रूरत होगी इसलिए वह कॉल कर रहे हैं। वह रो रही होती है लेकिन शेनजिंग उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और कहता है तुम्हारी यही सज़ा है। जब मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखता हूँ तो मुझे जो सुकून मिलता है उसके बारे में मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। लेकिन आज की रात तो मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा और तुम्हें चाहे जो कुछ भी करना हो तुम आज यहाँ से घर तो नहीं जा पाओगी।
टेंग जी हैरान होती है कि शेनजिंग उसके साथ यह क्यों कर रहा है और वह आखिर क्या चाहता है। और यहाँ पर शेनजिंग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि टेंग जी को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाओ और यह बताना कि उसने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर टेंग जी शेनजिंग के सामने कहती है, बस मुझे एक बार मेरे फादर को कॉल कर लेने दो, मैं बता रही हूँ उनके मेडिकल इश्यू चल रहे हैं, उन्हें कुछ इमरजेंसी होगी। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, मेरी बात समझो। लेकिन शेनजिंग उसकी बात नहीं सुनता है और अगला सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहां पर टांग जी जेल में होती है और वह सबके सामने कहती है कि मुझे बस एक बार मेरे फादर से कॉल करने दो, मुझे जानना है कि वह ठीक हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ खाया कि नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें कुछ मेडिकल इमरजेंसी होगी, इसलिए उन्होंने मेरे पास कॉल किया है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उससे कहते हैं कि यह सब करने के लिए तो तुम्हें अपने लिए एक वकील हायर करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए बेल करवाएगा और उसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए होगा। यहाँ पर टेंग जी शेनजिंग के असिस्टेंट के सामने भी गिर पड़ती है कि बस एक बार मुझे मेरे फादर से बात करवा दो क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। लेकिन वह असिस्टेंट उसकी बात नहीं मानता और कहता है, बॉस ने हमें यह सब करने की परमिशन नहीं दी है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं टांग जी को, जो वापस जाकर चेयर पर बैठ जाती है और उसे एंग्जाइटी और स्ट्रेस होने लगता है। वह इधर उधर अपने पैरों पर हिट कर रही होती है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और वह रिलैक्स हो जाए। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब टांग जी पूरी रात उसे पुलिस स्टेशन में बितानी पड़ती है। अगली सुबह जब शेनजिंग वहां पर आता है अपने वकील और लोगों के साथ, तो देखता है कि टांग जी उसके सामने बैठी हुई है और शेनजिंग से पूछती है, कैसा लग रहा है यार, आकर मजा तो आ रहा होगा। टांग जी कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना मेरे डैड के मेडिकल इश्यू हैं, उनको कुछ भी हो जाएगा तो मेरे पास इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मेरी बात समझो। शेनजिंग बोलता है, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया। टेंग जी कहती है, तुमसे क्या मतलब मेरी पर्सनल लाइफ से, तुम क्यों नहीं समझते हो कि मेरे साथ चीजें वैसी नहीं हैं जैसे तुम सोच रहे हो। बस मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे निकाल दो, मुझे बस यह जानना है कि मेरे फादर ठीक हैं कि नहीं। जिस पर शेनजिंग उससे कहता है, तुम्हारे फादर मर चुके हैं, पूरी रात उन्हें कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिली और इसलिए टांग जी यहाँ पर उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। और यहाँ पर शेनजिंग को अपने और टांग जी के वे पल याद आते हैं जो उसने उसके साथ बिताए होते हैं। अब शेनजिंग अपना हाथ धीरे से टांग जी के चेहरे तक पहुँचाता है और वह टांग जी से कहता है, तुम्हें लगता है कि शेनजिंग कहता है, तुम इतनी हरकतें करने के बाद भी सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ सेटल हो पाऊंगा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। टैंग जी कहती है, मुझे तुम्हारे साथ सेटल नहीं होना है, मुझे बस यहाँ से निकल जाने दो, मुझे अपने डैड की चिंता है, मैं बता रही हूँ वह बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उन्हें मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है। जिस पर शेनजिंग बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। टैंग जी कहती है, तुम्हें जो भी चाहिए वो करने के लिए तैयार हूँ। शेनजिंग कहता है कि एक बार सोचकर और फिर उसे खुद को किस करने के लिए कहता है। अब टांग जी को उन सबके सामने उसे किस करना पड़ता है, जिसको देखकर शेनजिंग उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन छोटी हरकतों से मैं तुम्हारी बातों से कन्विंस हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी बातों से कन्विंस नहीं होने वाला। टैंग जी उसके सामने घुटनों पर आ जाती है और गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है कि बस मुझे एक बार यहाँ से निकल जाने दो, मुझे मेरे डैड के हालात के बारे में जानना है। शेनजिंग बराबर कहता रहता है कि उनकी मृत्यु पिछली रात ही हो चुकी है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसी के साथ एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर शेनजिंग पूरी रात टंग जी के घर के बाहर उसके फादर की देखभाल के लिए बैठा रहा और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जो उससे कहता है कि तुम यहाँ कब तक बैठे रहोगे। शेनजिंग बोलता है कि टैंग जी जेल में है, उसके फादर को कुछ भी हो सकता है और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, उनको किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत हो सकती है। और यहाँ पर शेनजिंग की खुद की तबीयत ठीक नहीं होती है और वो बड़बड़ाते हुए कहता है कि अब तुम्हें समझ आ गया है ना। और उसके बाद यहाँ पर शेनजिंग के खुद के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। टंग जी जो नीचे बैठी होती है वह शेनजिंग की तरफ देखती है और शेनजिंग टंग जी के साथ एक डील करता है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे उसके घर पर जाकर उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। टंग जी ये डील मान जाती है और कहती है कि बस मुझे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकाल दो। शेनजिंग उसकी एक शर्त मान जाता है। थोड़ी देर बाद शेनजिंग टंग जी की बेल कराता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है।
टैंग जी घर जाते ही उसके लिए कुकिंग करना शुरू कर देती है और यहाँ पर शेनजिंग उसे देख रहा होता है और उसे कुकिंग करता हुआ देखकर अपने स्कूल टाइम की मेमोरी याद आती है जब वह टैंग जी के साथ मिलकर कुकिंग किया करता था। शेनजिंग भी उसे देखकर वे सारे मोमेंट्स याद कर रहा होता है और यहाँ पर टांग जी शेनजिंग की फेवरेट डिश बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पर टांग जी पूरी डेडिकेशन के साथ उसके लिए काम कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है ना ये काम करके। और टांग जी कहती है अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो तुम थोड़ी देर वेट कर लो। शेनजिंग यहाँ पर जाकर वेट करने लगता है, लेकिन शेनजिंग के पास अभी भी टांग जी का फ़ोन होता है और वहाँ पर वह उसका फ़ोन खोलने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि टांग जी ने अभी भी उसके फ़ोन में शेनजिंग के बर्थडे का पासवर्ड डाल रखा है और उसे लगता है कि टांग जी अभी भी उसके बारे में फ़िक्र करती है और यह देखकर उसे बार बार अपने स्कूल के टाइम की यादें आती हैं जिनको वह याद कर रहा होता है, दोबारा से जी रहा होता है। तभी वह टांग जी से कुछ कहने जा रहा होता है, लेकिन तभी टांग जी के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है और यह मैसेज चेक करता है जो कहता है कि आज रात उसकी माँ उससे मिलना चाहती हैं क्योंकि उसे रेबिन की शादी की बात करनी है। जिसको सुनकर शेनजिंग को बुरा लगता है और वह टांग जी से पूरी बात नहीं कह पाता। उससे कहता है हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, खाना कितनी देर में रेडी होगा। और यहाँ पर टांग जी पूरी डेडिकेशन के साथ काम करती है, उसके लिए एक प्यारा सा नोट लिखती है और उसके लिए खाना बनाकर ले जाती है, जिस पर शेनजिंग सारे खाने को एक बर्तन में डालता है और वह पूरा बर्तन अपने डॉग के फूड में गिरा देता है और उसका डॉग भी उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाता है। और वह यहाँ पर टांग जी से कहता है देखो मेरे कुत्ते को भी तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया, तो तुमने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि तुम्हारे हाथ का गंदा बनाया हुआ खाना मैं खाऊंगा। टैंग जी कहती है तो तुमने इतने टाइम तक इतनी ज़्यादा मेहनत मुझसे सिर्फ इसलिए करवाई थी ताकि तुम मेरी बेइज्जती कर सको। यह चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। शेनजिंग कहता है तो मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर तुम्हारे एफर्ट्स देखकर तो ये लग रहा है कि तुम्हारे मन में अभी भी मैं हूँ क्योंकि तुमने मेरा फेवरेट फूड बनाया है। टैंग जी कहती है अपनी बकवास बंद रखो। शेनजिंग बोलता है तुम्हें याद है ना पास्ट में तुमने मेरी जगह पर रेबिन को चुना और अब तुम्हारे साथ उसका क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी। इस पर टैंग जी कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स क्यों दूं, तुम बस अपने काम से काम रखो। और यहाँ पर वह टांग जी को फिर सपोर्ट करने लगता है। टांग जी इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर शेनजिंग उससे कहता है मेरे घर से निकल जाओ। टांग जी कहती है तो मुझे ये बताओ कि मेरी इतनी गलतियों के लिए तुम मुझे कैसे माफ़ करोगे, मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर चीट किया। शेनजिंग बोलता है क्यों नहीं, मेरे पास इन सब चीज़ों का एक सॉल्यूशन है। और वह उसके सामने एक बिल्डिंग का खिलौना लाकर रखता है और कहता है इसके टॉप फ्लोर से तुम नीचे कूद जाओ और शायद उसके बाद तुम्हारे सारे गिल्ट्स खत्म हो जाएं और मुझे भी यह चीज़ इतनी ज़्यादा बुरी न लगे। अब टैंग जी उसकी बात सुनकर एकदम से टूट जाती है। शेनजिंग उससे कहता है तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, जल्दी से मेरे घर से बाहर चली जाओ। टैंग जी अपना फ़ोन उठाती है और शेनजिंग के घर से बाहर निकल जाती है और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। उसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा होता है और वह वहीं बारिश में बैठकर रोने लगती है और उसे अपने स्कूल टाइम की मेमोरीज शेनजिंग के साथ याद आ रही होती हैं जो उसने उसके साथ बिताई होती हैं। जब टांग जी बारिश में शेनजिंग के घर से अपने घर जा रही होती है तो शेनजिंग अपनी शर्ट से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसे कभी भी ऐसे खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसे भी पता है ये सब कितना ज़्यादा अनसेफ है। और वे लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए रोड से जाते हैं और यहाँ पर शेनजिंग को दिखाया जाता है जो टैंग जी से इतनी बुरी तरीके से बात करने के बाद पूरी तरीके से टूटा होता है और इधर टैंग जी बीच सड़क पर बैठकर रो रही होती है भारी बारिश में। तभी उसके सामने एक लड़का आता है जो कि रेबिन होता है और रेबिन उससे कहता है तो तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। और वह उसे अपने साथ गाड़ी के अंदर ले जाता है। पीछे से शेनजिंग आता है, उसे लगता है कि टांग जी बाहर ही होगी और जब वह चेक करने के लिए आता है तो देखता है कि टांग जी किसी के साथ जा रही है और उसे रियलाइज़ होता है कि यह कोई और आदमी नहीं खुद जे होगा। यहाँ पर जे को टांग जी को अपनी गाड़ी के अंदर बैठाता है और उसे टिश्यू पेपर देता है और यहाँ पर शेनजिंग दूर खड़ा खड़ा ये सब देख रहा होता है। यहाँ पर टांग जी जे से कहती है तो क्या तुम मुझे रोता हुआ देखना चाहते हो। जे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पर टैंग जी रोना शुरू करती है और रेबिन अपनी गाड़ी का वॉल्यूम तेज़ कर देता है ताकि टैंग जी को ऐसा न लगे कि वह उसे रोता हुआ देखकर कमज़ोर समझ रहा है।
टैंग जी बहुत तेज तेज से रो रही होती है और रेबिन अपनी गाड़ी चलाकर वहां से ले जा रहा होता है और शेनजिंग दूर खड़ा खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर शेनजिंग के पास उसका दोस्त आता है और उससे कहता है कि अभी आपको अंदर चलना पड़ेगा वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और कल आपकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर टांग जी अपने घर पर होती है और अब वह बिल्कुल ठीक होती है। वह जब नीचे उतरकर देखती है तो उसके फादर उसके लिए कुकिंग कर रहे होते हैं और उनको देखकर उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है क्योंकि शेनजिंग को उसने झूठ बोला होता है कि उसके फादर इस दुनिया से गुजर चुके होते हैं। यहाँ पर अब टांग जी अपने फादर से झूठ बोल देती है कि कल रात वह अपने काम से लेट हो गई थी, उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो रेबिन ने उसे पिक किया और घर आकर सेफ ड्रॉप कर दिया। उसके फादर कहते हैं तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है? तुम्हें पता है कि मेरे दोनों प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गए और मुझे प्रमोशन मिल जाएगा और देखना हम लोग बुरे दलदल से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जिसको देखकर उसके फादर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि भगवान भी नदी में करके सब कुछ ठीक कर रहा है। जिस पर उसके फादर की बात सुनकर टैंग जी को अच्छा लगता है और उसके फादर उसे थोड़ा सा खाना निकाल कर देते हैं। अब इधर हम टांग जी को देखते हैं जो अपना फ़ोन चेक करती है और उसे फ़ोन में रेबिन का वही मैसेज मिलता है कि शेनजिंग ने वह शादी वाला मैसेज पढ़कर उस पर गुस्सा किया क्योंकि वह उससे पहले कुछ बात करने वाला था और शायद इसलिए उसने उसका हाथ का बनाया हुआ खाना भी नहीं खाया। और उसके बाद वह रेबिन को कॉल करती है और कहती है आखिर क्या मैटर है मेरी मॉम, मेरी शादी मेरी गर्लफ्रेंड से नहीं कराना चाहती है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर में पार्टिसिपेट करो। वह कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस प्रॉब्लम को देख लूँगी। और अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है टांग जी रेबिन की गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल में जा रही होती है। इधर शेनजिंग अपनी सिस्टर को लेकर उधर ही शॉपिंग मॉल में आ रहा होता है क्योंकि उसकी सिस्टर की भी शादी होती है और जैसे ही उसकी नज़र टांग जी पर पड़ती है वह बार बार ब्रेक लगाकर उसे देखता है। उसकी बहन और कहती हैं ये क्या तमाशा लगा रखा है, जिस पर अब शेनजिंग बोलता है कि गाड़ी से बाहर निकलो, हम तुम्हारी ब्राइडल ड्रेस यहीं से लेने वाले हैं। इधर हमें टांग जी को दिखाया जाता है जो रेबिन की गर्लफ्रेंड के साथ ब्राइडल ड्रेस की शॉपिंग कर रही होती है और यहाँ पर रेबिन की गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल गाउन पसंद आता है। टांग जी उसको देखकर अपनी एक मेमोरी याद करने लगती है जहाँ पर शेनजिंग उसे प्रपोज कर रहा होता है। टांग जी कह रही होती है कि उसे तो एक ऐसी ब्राइडल ड्रेस चाहिए जिसकी एक बड़ी सी टेल हो और वह पूरा पर्ल से बना हो और वह पूरी तरीके से फिट आए। और यह सब उसे अभी रेबिन की गर्लफ्रेंड की ब्राइडल ड्रेस को देखकर याद आता है और वह जाकर गर्लफ्रेंड से कहती है तुम्हें पता है ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जिस पर वह कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उसे किसी के होने की आवाज़ आती है और यहाँ पर पता चलता है कि ये रेबिन की गर्लफ्रेंड की मदर है। और यहाँ पर रेबिन की गर्लफ्रेंड डर जाती है और कहती है कि आपको पता है मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वह शादी के भी अगेंस्ट हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने ऐसा कुछ ड्रेस वगैरह ट्राई कर रखा है तो वह मुझे ज़िंदा मार देंगे, मेरी मदद करो। और टांग जी उसे शांत कराते हुए कहती है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और जैसे ही उस लड़की की मॉम अंदर की तरफ आती है तो वहाँ पर टांग जी ने ही ड्रेस पहन रखी होती है और यहाँ पर वह लड़की अपनी मॉम से हाय बोलती है और कहती है मदर आप यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर उसकी मॉम बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वह कहती है एक्चुअली मेरी फ्रेंड की शादी है तो मैं उसको ड्रेसेस की शॉपिंग कराने आई हूँ। और यहाँ पर टांग जी उस ड्रेस को पहनकर खड़ी होती है और तभी वहाँ पर अचानक से शेनजिंग आ जाता है जो टांग जी को देख लेता है उसे ब्राइडल ड्रेस में और वह उसे देखता हुआ रह जाता है और इन दोनों के बीच में एक आई कांटेक्ट भी होता है। और इसके बाद अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेबिन की गर्लफ्रेंड की मदर बार बार टांग जी की तारीफ कर रही होती है। वहाँ पर वह टांग जी कह रही होती है कि मुझे पता था कि तुम्हारा और रेबिन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा और देखो तुम इस प्यारी सी ब्राइडल ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और यह ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी है। और यहाँ पर वह बार बार टांग जी और रेबिन का नाम ले रही होती है और कह रही होती है कि मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, जल्दी से शादी कर लो। और ये सारी बातें सुनकर शेनजिंग को गुस्सा आता है। वह अपनी सिस्टर से कहता है यहाँ पर ब्राइडल ड्रेस बहुत सस्ते मिल रहे हैं, हम कहीं और चलेंगे तुम्हारे लिए ड्रेस लेने के लिए। और वह अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और जब वह गाड़ी के अंदर बैठता है तो उसके शरीर में अचानक से पेन होने लगता है। इधर हमें टांग जी को दिखाया जाता है जो अपने हाथ पर शेनजिंग और अपने नाम का टैटू देखती है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आती है। वह कहती है मेरी मॉम यहाँ से चली गई है और तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और उसके बाद वह कहती है कि मुझे और रेबिन को अब हम दोनों को मिलकर अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, वरना मैटर ऐसे ही बिगड़ता रहेगा। फिर उसके बाद वह टैंग जी के हाथ पर टैटू देखती है और कहती है ये शेनसिंग का नाम है ना, जिस पर टैंग जी हमें जवाब देती है। फिर वह टैंग जी से पूछती है कि एक बात बताओ तो मैं नहीं बताती कि शेनसिंग अब्रॉड पढ़ने के लिए चला गया है। टैंग जी कहती है हाँ ये तो पता था, पर वह कहती है कि उससे पहले उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उसे एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया था। शायद उसने तुम्हें कॉल लगाने की भी कोशिश की थी और तुमने उसका फ़ोन नहीं उठाया था। हम सब ने तो यही बात सुनी है, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्या बता पाती। टैंग जी कहती है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं तुमसे ज़रूर इन सब के बारे में शेयर करती। इधर हमें दिखाया जाता है कि टैंग जी पास्ट की सारी चीज़ें याद करने लगती है, जहाँ पर उसे बार बार शेनसिंग से कुछ क्लू मिल रहे होते हैं और यह सारे क्लू शेनसिंग के एक्सीडेंट से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है टंग जी शेनशिंग से मिलने उसके ऑफिस में जाती है शेनशिंग। यहाँ पर कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर मीटिंग कर रहा होता है और जैसे टांग जी अंदर जाती है वह देखती है कि शेनशिंग यहाँ पर बिजी है, लेकिन वह जाते जाते शेनशिंग से कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है, जिस पर शेनशिंग बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पर बिजी हूँ। टैंग जी कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार बाहर थोड़ी देर कर लूँगी, जिस पर वह बाहर जाने लगती है तो शेनशिंग उसे खींचकर अपने साइड वाली सीट पर बैठाने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है 5 साल पहले यह लड़की मुझे डेट किया करती थी, अगर उसने आज मुझे चिढ़ ना किया होता तो आज यह मेरी वाइफ होती। और यहाँ पर वह टैंग जी की बेइज्जती करना शुरू करता है और वह बार बार उसकी गिलास में वाइन डाल रहा होता है। उसे कह रहा होता है कि तुम इसे ड्रिंक तो कर सकती हो क्योंकि इसमें तो कुछ बुराई नहीं है, शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं टोकेगा। और टैंग जी को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, किसी से कुछ भी होश नहीं रह जाता है। अब वह वहाँ से उठकर जाने लगती है तो शेनशिंग समझ जाता है कि उसे अकेले वैसे ही भेजना सेफ नहीं होगा, इसलिए वह टांग जी के साथ जाने लगता है और टांग जी के साथ वह लिफ्ट में होता है। वहाँ से किस करने लगता है, टांग जी उसे रोक देती है और मना करती है, लेकिन शेनशिंग उससे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और इन सब चीज़ों से उसे अपना वह ट्रेजेडी इंसिडेंट याद आता है जब उसकी आंटी का बेटा उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। और इन सब चीज़ों से टांग जी इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वह शेनशिंग का हाथ काट लेती है, जिस पर शेनशिंग उसको ज़बरदस्ती खींचकर रूम के अंदर ले जाता है और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, आज रात को मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही वह समझाती है वह वहाँ पर पागलों की तरह रिएक्ट करने लगती है क्योंकि उसका स्ट्रेस उसे वापस आ रहा होता है और शेनशिंग को यह सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती और उनसे वह बार बार धक्का देती है और कहती है मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन शेनशिंग उसकी बात नहीं मान रहा होता है। टांग जी उठाकर उसके शरीर पर मार भी देती है, जिससे लड़के को थोड़ी सी इंजरी हो जाती है। शेनशिंग बैंडेज लगा लेता है और उसके बाद वह जाकर सिगरेट पीने लगता है। वह टांग जी से कहता है तो तुम मुझे आज यूज़ नहीं करना चाहती हो। टांग जी कहती है बस मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रुकना, प्लीज़ मुझे जाने दो। शेनशिंग उससे ज़बरदस्ती टच कर रहा होता है, लेकिन टांग जी को ये सब कुछ नहीं पसंद आ रहा होता है क्योंकि उसके साथ पहले भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे वह बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज होती है। इधर टांग जी इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है, लेकिन शेनशिंग उससे कहता है मेरी तरफ देखो, तुमने मेरे इमोशंस का मिसयूज़ किया है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार किया करता था और तुमने मेरे साथ क्या किया। टांग जी से बार बार एक ही चीज़ कह रही होती है कि मुझे यहाँ से जाने दो और शेनशिंग उससे अपने सारे पुराने सवालों के जवाब ले रहा होता है, जिस पर अब टांग जी वहाँ से जाने लगती है। शेनशिंग उसे रोकता भी है, लेकिन टांग जी नहीं रुकती है, जिस पर शेनशिंग उसके पीछे पीछे जाता है और यह लोग बीच रोड पर होते हैं। टांग जी को कुछ होश नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और तभी वहाँ पर एक कार आकर दोनों का एक्सीडेंट करके चली जाती है। शेनशिंग तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन टांग जी उठकर जाने लगती है। आसपास के लोग और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो लड़का पड़ा हुआ है, एक बार उसको तो देख लो, क्या वह ठीक है, हाँ या नहीं। लेकिन टांग जी किसी की नहीं सुनती और वह सीधे चलते चली जाती है। शेनशिंग उसे रोक रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन टांग जी नहीं मानती और उसे अपना वो इंसिडेंट याद आ रहा होता है कि जब उसे दिन अब्रॉड जाने से पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने ऐसे ही टांग जी को कॉल लगाया था, पर टांग जी से बात नहीं की थी। इधर हम देखते हैं टांग जी को जो अपने घर पहुंच चुकी होती है और वह बाथरूम में नहा रही होती है। उसके फादर बार बार दरवाज़ा पीट रहे होते हैं और अपनी बेटी
बेटी से दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी बेटी डिप्रेशन में तो नहीं है और शायद उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, क्योंकि वह रात के टाइम ऐसी कभी भी कोई हरकत नहीं करती थी। इधर अब हम अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर टांग जी अपने होश में न होने की वजह से अपने हाथ को काटने वाली होती है, लेकिन तब तक उसके फादर दरवाज़ा खोल देते हैं और यहाँ पर सस्पेंस का माहौल होता है। लेकिन हम देखते हैं कि टांग जी बिल्कुल नॉर्मल होकर रूम से बाहर निकल कर आती है और उसके फादर कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। टांग जी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे ऊपर थोड़ा काम का प्रेशर था तो मैंने नहा नहीं पाया था, इसलिए मैं नहाने गई हूँ। उसके फादर कहते हैं अच्छा, मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी कि पता नहीं तुम अचानक से बाथरूम के अंदर क्यों चली गई हो। टैंग जी अपने फादर को शांत कराती है और उनके साथ नॉर्मल बिहेव करती है। इधर हम शेनशिंग को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है और एक बार फिर उसकी मदद के पास होता है और यहाँ पर कोई भी उसके आसपास नहीं होता है और यहाँ पर उसकी सिस्टर भी होती है और यहाँ पर शेनशिंग बार बार टांग जी के बारे में पूछता है। उसकी मॉम कहती है बार बार उस बदतमीज़ लड़की का नाम मत लो, उसी लड़की की वजह से आज तुम्हारा फिर से ये हाल हुआ है, वह तुम्हें छोड़ क्यों नहीं देती है, तुम बार बार उसके पीछे क्यों जाते हो। जिस पर शेनशिंग कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, मदर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसकी मदर बोलती है वह प्यार मैंने देख लिया, वह तो तुम्हें बीच रोड पर मरने के लिए छोड़कर चली गई, उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तुम बाहर डाले हुए हो मुझे आसपास के लोगों ने बताया और उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल में हूँ, वह तुम्हें देखने के लिए भी नहीं आई, उसने तो एक कॉल भी नहीं किया। इधर हम टांग जी को देखते हैं जो अपने काम पर होती है और अभी भी वह स्ट्रेस में होती है, वह अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आई होती है। तभी उसके पास उसका मैनेजर आता है, जैसे बार बार बुला रहा होता है। टांग जी की अचानक से स्ट्रेस वाला साइड टूटता है और उसका मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से शेनशिंग बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो गए हैं और अगर वह ऑफेंडेड हो गए हैं तो हमारी कंपनी कैसे काम करेगी। मैं तुम्हें कुछ दिन का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें मना लाओ, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी और तुम उसके बाद यहाँ से काम नहीं कर पाओगी। यहाँ पर हम टैंग जी को देखते हैं जो ये सब कुछ सोचकर घर वापस आ रही होती है और वह सोचती है कि वह शेनशिंग को कॉल करे या ना करे, और जैसी ही वह घर के अंदर घुसती है उसको घर के अंदर उसके फादर व्हीलचेयर से नीचे पड़े हुए मिलते हैं, जिनको देखकर वह घबरा जाती है और जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। और यहाँ पर शेनशिंग रिसेप्शन पर खड़ा होता है और इधर टंग जी घबराई हुई अपने फादर को हॉस्पिटल के अंदर ले जा रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। इधर और अंदर से डॉक्टर बहुत सारे पैसे लाने के लिए बोलता है क्योंकि अब उसके फादर को एक रियल सर्जरी की ज़रूरत होती है जो कि इतने टाइम से डिले की जा रही थी, और वह एक प्रॉपर बिल बनाकर टांग जी को दे देता है। टांग जी को दिखाया जाता है जो उसे लेकर आ रही होती है और इधर सामने शेनशिंग और उसकी सिस्टर और उसकी मॉम होती है जो टांग जी को देखते ही मुंह बनाने लगते हैं। शेनशिंग को लगता है कि टंग जी यहाँ पर उससे मिलने आई है। टैंग जी घबरा जाती है और उसे एक पास्ट का इंसिडेंट याद आता है। जब वह शेनशिंग के साथ रिलेशनशिप में थी तो शेनशिंग की मॉम ने उससे बोला था कि शेनशिंग बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, पर टैंग जी से वह बस इतना चाहती है कि वह उनके बेटे का हाथ कभी ना छोड़े। और उसके बाद जब टैंग जी और शेनशिंग का ब्रेकअप हुआ था सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तब भी शेनशिंग की मदर ने टैंग जी से रिक्वेस्ट की थी कि वह एक बार शेनशिंग से चलकर बात कर ले, लेकिन टैंग जी वहाँ पर नहीं आई और उसने उनकी बात नहीं मानी। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेनशिंग धीरे धीरे करके टांग जी पर क्लोज आता है और जल्दी से उसके हाथ से बिल को होल्ड कर लेता है और वह किसी से कॉल पर बात करने लगती है और वह ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे वह रेबिन के साथ कॉल पर है और वह शेनशिंग को इग्नोर करके चली आती है। और जब वह टांग जी की मॉम और उसकी सिस्टर के साइड से गुजरती है तो यहाँ पर पता चलता है कि शेनशिंग की सिस्टर प्रेग्नेंट है और टांग जी को लग रहा होता है कि उसके पेट में शेनशिंग का बच्चा है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि यह जो लड़की इनके साथ हमेशा घूमती हुई दिखती है वह शेनशिंग की सिस्टर है, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। और इस पर टांग जी को थोड़ा जेलस फील होता है। इधर हम देखते हैं वह सीधा अपने फादर के पास जाती है जो कि उसी हॉस्पिटल के दूसरी साइड पर होते हैं और उसके फादर पूछते हैं क्या सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई क्या, डॉक्टर ज़्यादा पैसे मांग रहा है। टांग जी बोलती है बस आपको पसीने का अटैक पड़ा था। डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पर हम देखते हैं शेनशिंग को, जिसको उसकी सिस्टर और उसकी मदर बता रही होती हैं कि अब तो समझ जाओ, वह तुमसे मिलने के लिए नहीं आई थी, वह अपने किसी काम से आई थी, और देखो उसको बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आया। उस दिन भी वह तुम्हें तड़पता हुआ वहाँ से छोड़कर चली गई थी, और आज भी ऐसा ही कैसे चलेगा। इधर हम देखते हैं टैंग जी को, जो अब अपने घर पर जा चुकी होती है और उसे लग रहा होता है कि चीजें बिगड़ चुकी हैं। शेनशिंग उसकी बात कैसे मानेगा, और इधर टैंग जी किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और उससे कुछ दिन के लिए पैसे उधार मांग रही होती है, और इसी के साथ उसे अपने मैनेजर की कही हुई बात याद आती है, और इस पर वह डिसाइड करती है कि वह शेनशिंग को कॉल करेगी, और वह शेनशिंग को कॉल करके पूछती है, क्या तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? शेनशिंग हमें जवाब देता है और वह उससे पूछता है, तो मुझे कुछ काम था क्या? टैंग जी बोलती है, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। शेनशिंग बोलता है, ठीक है, वैसे तो मेरा स्केड्यूल बिजी है, पर तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। और जिस पर और उनके साइड करती है कि वह आज हॉस्पिटल में शेनशिंग से मिलने जाएगी, और अगले सीन में हम मॉरिस को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो शेनशिंग के लिए बहुत सारे फलों के साथ जाती है, और वह वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से उसका वार्ड नंबर पूछ लेती है। लेकिन तब तक वहाँ पर शेनशिंग की मदर आ जाती है। वह टंग जी से कहती है, तो तुम्हें समझाने के बाद भी अक्ल नहीं आई? तुमने मेरे बेटे को इतनी बार हर्ट किया है, और उसके बाद भी अब तुम यहाँ आ गई हो, तो अब क्या चाहिए? टैंग जी कहती है कि मुझे नहीं पता, जिस पर उसकी मॉम कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, और अब मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ कि तुम उसकी लाइफ से दूर चली जाओ। अरेंज करती हूँ, यह चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। जिस पर शेनशिंग की मॉम को गुस्सा आ जाता है, और वह टैंग जी से कहती है, वह दिन याद है जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, और मैंने तुमसे बोला था कि जाकर बस उससे एक बार मिल लो। मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुम मेरे बेटे को देखकर नहीं आई, और अब तुम यह कर रही हो। टंग जी कहती है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था ये सब झूठ है। शेनशिंग की मॉम और ज्यादा भड़क जाती हैं, चिल्लाकर कहती हैं, तो मतलब तुम्हें सब कुछ झूठ लगता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ऑलमोस्ट अपना मेंटल प्रेशर खो चुका है। अब मैं उसको और ऐसे तड़पता और बिगड़ता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तुम प्लीज उसकी लाइफ से दूर चली जाओ। टांग जी कहती है, आप ये कैसी बात कर रही हैं? जिस पर शेनशिंग की मॉम उसे एक चेक साइन करके देती है और कहती है, मुझे लगता है कि इसमें जितने पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। टांग जी चेक को लेने लगती है, लेकिन तब तक शेनशिंग आ जाता है और शेनशिंग टांग जी से कहता है, मुझसे चलकर बात करो। और वह चेक को लेकर उससे कहता है, तो तुम्हारे लिए मेरी कीमत बस इतनी थी, इतने कम पैसे, और तुम इन सब चीज़ों से खुश हो, तो तुम्हें हमेशा से पैसे चाहिए थे, तो तुम मुझे बता देती। जिस पर टैंग जी कहती है, पैसों से सब खरीदा जा सकता है, तो मुझे पैसे क्यों नहीं चाहिए। और फिर शेनशिंग उससे कहता है, तो तुम यहाँ क्यों आई थी? तांग जी कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब खतरे में है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। और वह शेनशिंग के सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगती है, लेकिन शेनशिंग उससे कहता है, खड़ी हो जाओ, मुझे ये सब एम्बैरेसिंग चीज़ नहीं देखनी है। वह और उससे बार बार कहता है, लेकिन टांग जी नहीं मानती है। शेनशिंग उसे ज़बरदस्ती खड़ा करता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैं ऑलमोस्ट पागल हो चुका हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? जिस पर टांग जी कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे बस तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे बस मेरे काम से मतलब है। जिस पर शेनशिंग उसके सामने उस चेक को फाड़ देता है और उसके मुंह पर फेंक कर चला जाता है। अब हम टांग जी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वह किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा पैनिक जैसा हो रहा होता है। यहाँ पर उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वह घबरा जाती है क्योंकि उसके फादर के मेडिकल के एक्सपेंसेस वह कैसे चलाएगी, लेकिन तब तक वह अपनी दवाई लेने की कोशिश करती है, पर उसकी दवाई भी ख़त्म हो चुकी होती है। फिर वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और उसके फादर को लग रहा होता है कि टंग जी को दोबारा से कुछ पाने का टाइम जैसा हो रहा है। वह उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तंग जी मना करती है और झूठ बोलती है कि वह बिल्कुल ठीक है। उसके फादर कहते हैं कि अच्छा। फिर वह टांग जी कहती है कि आखिर क्या बात हुई, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कि मैं इतना टाइम से ओवर टाइम काम कर रही थी, शायद इसलिए होगा, इसलिए मेरी आंखें थोड़ी आपको उदास दिख रही होंगी। तभी उसके पास उसी लड़की का कॉल आता है जिससे टांग जी ने पैसे उधार लिए होते हैं। लेकिन टांग जी यहाँ पर अपने फादर के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसके पास उसके ऑफिस से कॉल आया है, जो लोग उसे प्रमोशन दे रहे हैं।
टांगजी खुश हो जाती है। उसके फादर यहाँ तो नॉर्मल बिहेव करते हैं और वह टांगजी से कहते हैं कि कल सुबह वह अपने फ्रेंड के साथ वॉक पर जाएंगे और वह घर थोड़ी लेट आया करेंगे। टांगजी कहती है, हाँ आपने अच्छा डिसीजन लिया। अब हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टांगजी के फादर एक जगह पर लेबर की जॉब करने के लिए जाते हैं जहाँ वह पहले काम किया करते थे और वहाँ के मैनेजर से कहते हैं, मुझे बस थोड़े से पैसों की ज़रूरत है और अब मैं बस हल्का सा पतला हुआ हूँ पर मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। जिस पर वह मैनेजर कहता है, ठीक है, हमने यहाँ सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाया, तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद यहाँ काम करना शुरू करो। टांगजी के फादर वहाँ से ब्रेकफास्ट उठाते हैं पर वह खाते नहीं हैं और वह उस ब्रेकफास्ट को अपनी बेटी के लिए घर ले आते हैं। टांगजी को बुलाते हैं, उसे ब्रेकफास्ट देते हैं और उन्हें उनकी बेटी को खाना खाते हुए बस एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही होती है। लेकिन टांगजी जैसी अपने फादर को हक करती है, उसे उनके शरीर से कुछ लकड़ियों की बदबू आती है। वह अपने फादर से पूछती भी है जिस पर उसके फादर कुछ एक्सक्यूज बना देते हैं। अब हम अगले सीन दिखाया जाता है जहां पर रात के वक्त टांगजी अपने फादर को कॉल करती है पर उसके फादर वहां नहीं होते हैं। वह देखती है कि उनका फ़ोन भी है। वह इधर उधर अपने फादर के फ्रेंड के पास जाती है जिनसे पूछती है कि अंकल मेरे फादर सुबह आपके साथ वॉक करने आए थे ना, वह अभी तक घर नहीं आए हैं। जिस पर उसे पता चलता है कि उसके फादर तो इनके साथ कभी वॉक करने नहीं आए थे। टांगजी को कुछ गड़बड़ लगती है और कहती है तो फिर वह कहाँ जा रहे थे और वह घबराने लगती है और उसे बस ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने सब कुछ उजड़ रहा है। तभी उसके पास उसी लकड़ी के काम करने वाली शॉप से कॉल आता है जहाँ से पता चलता है कि उसके फादर की काम करते समय डेथ हो गई है और वह अपने फादर की डेड बॉडी यहाँ से ले जाए, जिस पर टांगजी अपना टेम्पर खो देती है और वह पागलों की तरह रोने लगती है। जब वह वहाँ जाती है तो उसे वहाँ पर उसके फादर की डेड बॉडी मिलती है। यहाँ पर वह मैनेजर बताता है, मैंने तुम्हारे फादर से मना किया था कि वह ये काम न करें, पर उन्होंने बोला कि उनकी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर पड़ रहा है और वह उसे थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए वह काम कर रहे थे। तभी उनमें से एक वर्कर आकर टांगजी को उसके फादर के कपड़े देता है, जिन कपड़ों के बीच में उसके फादर ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रख रखा होता है। और टांगजी यह सब कुछ देखकर इमोशनल हो जाती है और उसके बाद अपने फादर का अंतिम संस्कार करके घर आती है और उनकी फोटो के सामने उनकी अस्थियां रखती है और उनके सामने बैठकर खाना खाने लगती है। अब यहाँ पर वह हेलुसिनेशन कर रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके फादर पास नहीं हैं, जो उससे खाना मांग रहे हैं और उसे झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ खा लिया है और उनका पेट भरा हुआ है, ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए लेकर आए हैं। अब अगला सीन दिखाया जाता है टांगजी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर वह डॉक्टर को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि उसे बस मामूली सा कोल्ड हुआ है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और वह किसी और से बात कर रही होती है और ये वहाँ पर हेलुसिनेट कर रही होती है। जब डॉक्टर वहाँ पर आते हैं तो उससे पूछते हैं तो किससे बात कर रही हो। टांगजी घबराकर वहाँ से आ जाती है। रास्ते में मुझे शेनशिंग मिलता है पर वह शेनशिंग से बात नहीं करती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वह उसे इग्नोर कर रही है और वह वहाँ से चलकर जाने लगती है। इधर हम देखते हैं कि शेनशिंग डॉक्टर के पास पहुंचता है और वह टांगजी की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं, बस उसे मामूली सा सर्दी जुकाम हुआ है और यहाँ पर शेनशिंग डॉक्टर से झूठ बोल रहा होता है कि वह टांगजी का मंगेतर है, इसीलिए वह उसकी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा था। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इधर टांगजी घर आकर फिर से भ्रम करने लगती है। उसे लगता है कि उसके पिता यहीं बैठे हैं, पर उसे धीरे धीरे करके हकीकत का एहसास हो रहा होता है। इधर हम देखते हैं टांगजी को, जो अपने घर में बैठी होती है और वह अपने पिता को मिस कर रही होती है और इसी बीच वह शेनसिंग को कॉल करने का फैसला करती है। इधर में शेनसिंग को दिखाया जाता है तो वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है और उसे टांगजी का बनाया हुआ खाना मिलता है और उसे उसकी याद आती है और वह उसकी फोटो क्लिक करता है। फिर वह टांगजी को मैसेज करता है पर टांगजी किसी के फोन कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वह अपने ही जोन में लगी पड़ी होती है, अपने पिता के लिए कुकिंग करती है, उनके साथ बैठकर खाना खाती है, पर यह सब कुछ हकीकत नहीं होता है, यह सब कुछ भ्रम होता है और वह धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से डिस्टर्ब होती चली जाती है। इधर हम शेनशिंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। तभी उसके पास टांगजी का कॉल आता है जो उससे मिलने की बात करती है। शेनशिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, हाँ तो आ सकती हो।
और अगले सीन में हम देखते हैं कि टैंग जी शेनशिंग से मिलने उसके ऑफिस जाती है और वह सीधा 21वीं मंजिल पर पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे शेनशिंग की एक बात याद आती है, जब उसने कहा था कि अगर तुम बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाओगी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और टैंग जी इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली से ले लेती है कि वह शेनशिंग से मिलने की जगह उस टावर से कूदने का फैसला कर लेती है और वह बिल्डिंग की बाउंड्री पर खड़ी होती है और इमेजिन कर रही होती है। उसे लग रहा होता है कि शेनशिंग उसके सामने है और अब वह उसे माफ कर रहा है और वह शेनशिंग से कहती है, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, क्या तुम मुझे एक हक करके ये सब चीज़ें ख़त्म करना चाहोगे। जिस पर शेनशिंग के धीरे धीरे वह क्लोज जाती है और वह शेनशिंग से कहती है, मुझे पता है तुम मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन मुझे हक कर लो प्लीज़। और वह इतना बोलते ही अपने हाथ आगे फुला देती है और शेनशिंग से हक करने की कोशिश करती है। मतलब उसके भ्रम में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और हम देखते हैं कि किसी के साथ टैंग जी बढ़ती है और वह उसे 21वीं मंजिल से नीचे गिर जाती है और उसके साथ वह सारी मेमोरीज जा रही होती हैं जो उसने शेन सिंह के साथ स्पेंड की होती हैं। वह सब कुछ देख रही होती है जो कुछ उसने शेन सिंह के साथ स्पेंड किया होता है, यहाँ तक कि अपने हाथ में बना हुआ टैटू भी, और हर एक वह मेमोरी जिसमें वह दोनों साथ इतने ज़्यादा खुश होते हैं। इधर शेन सिंह की बहन उसे बिल्डिंग की विंडो से खड़ी होती है, लेकिन तभी उसे नीचे गिरता हुआ कोई दिखाई देता है और वह घबरा जाती है। उसका भाई बोलता है, अचानक से तुम्हें क्या हुआ। जिस पर वह बोलती है कि मैंने देखा कि टैंग जी ने कूद कर जान दे दी है। जिस पर शेनशिंग बोलता है, क्या बकवास कर रही हो। जिस पर वह अपने भाई से कहती है, आप एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करो। और इस पर शेनशिंग वह सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे पता चलता है कि टैंग जी 21वीं मंजिल पर गई है और इधर उसके पास कॉल आता है कि टैंग जी ने बिल्डिंग से कूद कर जान दे दी और उसने अपनी जान दे दी। यहाँ पर उसका असिस्टेंट भी उसे ये बात बताने आता है। शेनशिंग दीवाने की तरह नीचे भागता हुआ जाता है और वह भी लगभग अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि टैंग जी ने ऐसा क्यों किया और अचानक से बात इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ गई। वह बस समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया और उसके सामने भी वह सारी मेमोरीज चल रही होती हैं। यहाँ तक कि वह नफरत भरे जज्बात टैंग जी के लिए दिखाए होते हैं और वह वार्निंग जब उसने टैंग जी को बोला था कि अगर वह टावर से कूद जाएगी तो वह उसे माफ कर देगा, और वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों पर गिर जाता है। और अगला सीन अस्पताल में दिखाया जाता है जहां फिर से उसकी माँ उसके पास होती है और वह अपनी माँ से पूछता है कि टांग जी कहाँ हैं। उसकी माँ कहती है, टांग जी ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी ही ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है, अब मर चुकी है। शेनशिंग बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, आप यह क्या बोल रही हो। और वह उठकर वहां से जाने लगता है। और इधर उधर जब वह निकल कर आता है तो उसे वहां पर नर्स की बातें सुनाई देती हैं, जहां पर नर्स कह रही होती है कि क्योंकि लड़की की गर्दन भी टूट गई थी, उसके शरीर की एक एक हड्डी टूट गई, किसी ने उसे नहीं पहचान पाया। शेनशिंग यह सुनकर पूरी तरीके से अंदर से टूट जाता है। उसका मन पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है और वह वहीं बैठकर रोने लगता है और कहने लगता है कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ। अगर वह आखिरी वक्त पर और ईगो छोड़कर उससे बात कर लेता तो शायद यह नहीं होता। तब तक वहां पर वह डॉक्टर आ जाता है। वह शेन सिंह को देखकर बुरी तरीके से मारने लगता है। कहने लगता है कि तुमने उसको वह सजा दी जो वह कभी डिजर्व नहीं करती थी। तुम्हें पता है इससे पहले उसके साथ क्या हुआ। और इसी के साथ हमें टांग जी का एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके आंटी के बेटे ने उसकी वाइन के ग्लास में ड्रग्स मिला दिए होते हैं। टांग जी वाइन का ग्लास पी लेती है और उसी ने वह सारी फोटोज उसके स्कूल में लगाई थी। और उसके बाद जब उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे मार दिया तो उसके बाद उसके पड़ोसियों ने उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया, टॉर्चर किया। उसने इतने सालों तक वह सब कुछ सहा जो वह नहीं झेलना चाहती थी। और शेनशिंग यह सब कुछ सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाता है क्योंकि उसे टांग जी की सच्चाई नहीं पता होती है। और यहाँ पर जब शेनशिंग की बहन उसके पास आती है तो यहाँ पर उस डॉक्टर को पता चलता है कि ये जो लड़की जो शेनशिंग की मंगेतर सब लोग समझ रहे होते हैं वह दरअसल शेनशिंग की बहन है। और यहाँ पर वह डॉक्टर कहता है, तो तुमने इस लड़की का इस्तेमाल किया टैंग जी को जलाने के लिए, तुम बहुत घटिया इंसान हो। यहाँ पर वह डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसको चेक करो, वह अभी भी जिंदा है। डॉक्टर पागलों की तरह उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और कहता है, ये शायद तुम्हारी सजा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर शेनशिंग के दिमाग में वह सारी यादें चल रही होती हैं जो उसने टांग जी के साथ बिताई होती हैं और वह टांग जी की बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उससे पूछते हैं, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शायद तुम टांग जी से मिलने आए हो। और इसी के साथ अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर वह लोग उसे बताते हैं कि टांग जी की स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा रूड थी। वह हमेशा से मारती थी और जानवरों की तरह ट्रीट करती थी, और इसीलिए उसके पिता ने यह तय किया था कि वह अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। शेन सिंह यह बात सुनकर हैरान होता है और कहता है टांग जी की लाइफ के बारे में सबको सब कुछ पता था, पर वह उसका बॉयफ्रेंड था और उसे ही उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। फिर शेन सिंह को दिखाया जाता है जो अपने घर जाता है और वह फ्रिज से टांग जी का बनाया हुआ खाना निकालता है, उसको गर्म करके खाता है और वह बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है उसको याद करके, और अपने ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि उसने टांग जी को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट क्यों किया, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं रही है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर को और यहाँ पर रेबिन भी होता है, और इसी के साथ हमें पता चलता है कि टांग जी मरी नहीं है। उसका बचना एक चमत्कार होता है, क्योंकि वह इतनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरी थी जिसकी वजह से उसके शरीर में बहुत ज्यादा डैमेज आ गया, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। डॉक्टर ने बोला है कि थोड़े टाइम में वह हिलने लगेगी। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेबिन और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी होती है। टैंग जी बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है और अब दोबारा से अपनी जिंदगी जीने जा रही होती है। हम देखते हैं कि इन सब चीजों के बीच उसे पता चलता है कि शेन सिंह शादी कर रहा है, जिस पर रेबिन की गर्लफ्रेंड शेन सिंह के बारे में कहती है कि वह कितना सेल्फिश है, उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। टैंग जी इस दुनिया से चली गई है। इधर टैंग जी गाड़ी में बैठकर यह सब सोच रही होती है, क्योंकि शेन सिंह से बहुत बड़े बड़े वादे किए होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है शेन सिंह को, जो एक वेडिंग ड्रेस के सामने ऐसे पोज कर रहा होता है कि मानो ड्रेस को पहन रखा हो और वह उसको मिस कर रहा हो, और वह बस उसे देख रहा होता है और उससे वादा कर रहा होता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। एक पुतले ने उस ड्रेस को पहन रखा होता है और यहाँ पर वह पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। इधर टांग जी को दिखाया जाता है जो अपनी और रेबिन की कुछ बची मेमोरीज को जला रही होती है, और वह डिसाइड करती है कि उसे घर की जो चाबी उसके पास है वह शेन सिंह को वापस करने जाएगी। जब वह चाबी उसे वापस करने जाती है तो वहाँ पर उसे कुछ एहसास होता है कि मानो अंदर कोई है, लेकिन जैसे ही शेन सिंह को पता चलता है कि बाहर टांग जी आई है तो वह दरवाज़ा खोलना चाहता है, पर वहाँ पर उसकी मॉम होती है। वह अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे लगा यहाँ पर टांग जी आई है। उसकी मॉम कहती है, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ, टांग जी मर चुकी है, उसने तुम्हारी ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया था, तुम ये बात क्यों नहीं भूल रहे हो। यहाँ पर शेन सिंह कहता है, ये बात कैसे भूल जाऊं, जिस पर उसकी मॉम उसे एक चांटा भी लगाती है। इधर हम देखते हैं कि शेन सिंह की मदर को पता होता है कि टांग जी जिंदा है। वह टांग जी से कहती है कि तुम बार बार मेरे बेटे की जिंदगी में क्यों आ रही हो। वैसे ही वह पहले से बहुत ज्यादा परेशान है, अब उसे और ज्यादा परेशान मत करो। जिस पर टांग जी शेनसांग की मॉम से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे से मिलने नहीं आई थी, बस उसे लास्ट गुड बाय बोलने आई थी। जिस पर उसकी मॉम उसे एक चेक देती है और कहती है, ये सिटी छोड़कर कहीं और चली जाओ। टांग जी उस चेक को देखकर कहती है कि इस बार मैं पैसे नहीं लूंगी और मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि टांग जी और लियोन की गाड़ी आसपास से गुजरती है, पर ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसी बीच शेन सिंह को उसके ड्राइवर से कुछ पता चलता है, जिसको सुनकर वह शॉक्ड होता है और उसे यहाँ पर अपनी और टांग जी के कॉमन हाउस की चाबी मिलती है। जब अपनी मॉम से पूछता है कि ये कहाँ से मिली आपको, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि यह मुझे रेबिन ने दी, जिसको सुनकर शेन सिंह को गुस्सा आता है और कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यह चाबी सिर्फ टांग जी के पास थी, किसी और के पास नहीं। और वह समझ जाता है कि टांग जी जिंदा है और ये सब उसे झूठ बोल रहे हैं। वह अपनी मॉम से कहता है टांग जी कहाँ पर है, जिस पर वह कहती है टांग जी इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी है। और शेन सिंह भागता हुआ एयरपोर्ट की तरफ जाता है। इधर उसकी मॉम किसी को फोन लगाती है, जहां से उन्हें पता चलता है कि टांग जी की फ्लाइट 1 घंटा पहले वहां से निकल चुकी है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि टांग जी अपने फ्लैट पर जाती है, लेकिन तभी वहां पर रेबिन आ जाता है और रेबिन उसे अंदर की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसे पता चला होता है कि शेन सिंह की मॉम ने उसे बताया है कि शेन सिंह उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है और वह टांग जी की पहचान शेन सिंह के सामने नहीं आने देना चाहता है। और यहाँ पर जैसे ही शेन सिंह उस फ्लैट पर पहुंचता है तो रेबिन को सामने देखकर वह हैरान होता है और वह रेबिन से कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे बताओ कि मुझे पता है टांग जी यहाँ आई है, वह जिंदा है। जिस पर रेबिन बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जब वह जिंदा थी तब तो तुमने उसकी कभी कद्र नहीं की, अब वह मर गई है तो तुम हर जगह उसे ढूंढ रहे हो, अपना दिमाग ठीक कर लो, वह नहीं है। और वह शेन सिंह को उल्टा सीधा सुनाकर वहां से भेज देता है। और उसके बाद रेबिन टांग जी से कहता है, क्या तुम ठीक हो।
तंग जी कहती है मैं ठीक हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे फेस कैसे करूंगी। अगले सीन में हम टैंग जी को देखते हैं जिसने एक नई कंपनी में ज्वाइनिंग की होती है और उसके कंपनी का मालिक काफी ज्यादा हैंडसम होता है। वह टैंग जी को देखकर कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना? टैंग जी कहती है क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? जिस पर वह कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बाद में यह बात बताऊंगा। वैसे भी आज रात हमारी एक क्लाइंट से मीटिंग है, तुम वह सब कुछ हैंडल करो, मैं तुमसे फिर बात करता हूँ। फिर हम देखते हैं इधर शेनशिंग को, जिसको उसका मैनेजर बार बार उस आदमी के पास मीटिंग करने के लिए भेज रहा होता है जो कि अब टैंग जी का मैनेजर होता है, लेकिन शेनशिंग नहीं जाता है। जैसे तैसे करके शेनशिंग रेडी होता है। इधर हम टैंग जी को अपने बॉस के साथ देखते हैं जो कि उसके साथ बैठकर कुछ काम कर रही होती है। यहाँ पर उसके बॉस को पता चलता है कि उनका क्लाइंट आ गया है और वह टैंग जी को उसे पिक करने के लिए भेजते हैं और उनको पता चलता है कि इस बिल्डिंग की लिफ्ट खराब है। और यहाँ शेनशिंग भी सीढ़ियों से आ रहा होता है और वह बहुत ज्यादा अंधा होकर चल रहा होता है। सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। शेनशिंग लगभग स्लिप करने वाला होता है, लेकिन तब तक टांग जी आ जाती है जो उसे पकड़ लेती है। और यहाँ पर शेनशिंग जैसे ही टांग जी को देखता है वह कहता है मुझे पता था तुम जिंदा हो, और उसे हक कर लेता है। टांग जी कहती है बकवास बंद करो, ऊपर चलो, और वह उसे ऊपर लेकर जाती है। जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर टंग जी शेनशिंग से हाथ मिलाती है और अब ये लोग अपना काम की बातें शुरू करते हैं जहाँ पर ड्रिंक करना होता है। लेकिन टांग जी को ड्रिंक करने से प्रॉब्लम होती है, इसलिए शेनशिंग उसे ड्रिंक नहीं करने देता है। अगला सीन दिखाया जाता है मीटिंग के बाद टांग जी को घर जाना होता है। टांग जी का बॉस बोलता है कि वह ड्रॉप कर देगा, और जब वह उसकी गाड़ी में बैठने वाली होती है कि शेनशिंग उससे जबरदस्ती करने लगता है और कहने लगता है कि वह ड्रॉप करेगा। अंग जी डिसाइड करती है कि वह अपने बॉस के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर जाएगी और इस चीज से शेनशिंग का दिल टूट जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर शेनशिंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह अपने ड्राइवर को निकालकर फुल स्पीड में कार चलाने लगता है और वह टैंग जी की गाड़ी के आगे पहुंच जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। टैंग जी घबराकर अपने बॉस को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और जब वह गाड़ी से बाहर उतरती है तो शेनशिंग अपनी गाड़ी से निकलता है जो कि लगभग उलटी हो चुकी होती है और वह पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है। वह टांग जी से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने गाड़ी ज्यादा तेज चलाई, और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अगले सीन में जब शेनशिंग की आंख खुलती है तो वह अस्पताल में होता है। वह नर्स से पूछता है कि यहाँ कौन लेकर आया। नर्स बोलती है कि कोई आदमी तो यहाँ आज छोड़कर गया है, और यहाँ पर टांग जी अपने बॉस के साथ उसकी कार के अंदर होती है। बॉस उसे समझाता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए क्योंकि उसने आज अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वह कुछ भी कर सकता है। टांग जी कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे बहुत पहले ही मूव ऑन कर चुकी हूँ। इधर हम शेनशिंग को देखते हैं जो घर में होता है और वह बाथरूम में बैठा होता है। उसने अपने बाथटब में बहुत सारा पानी भर रखा होता है और वह बस उसमें आंखें बंद करके सो रहा होता है। अगर टांग जी को उसका बॉस एक फाइल देता है और कहता है जाकर इस फाइल पर शेनशिंग के साइन करवा कर लाओ क्योंकि तुम उसका एड्रेस जानती हो। टांग जी शेनशिंग के घर के बाहर जाती है। बहुत देर तक बेल बजाती रहती है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो घबरा जाती है और जैसे तैसे करके पासवर्ड जानकर दरवाजा खोलती है, और जब वह अंदर की तरफ देखती है तो शेनशिंग वहां पर उसी बाथटब में होता है। टांग जी तुरंत निकलती है और उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। शेनशिंग बोलता है कि इस जान का मैं करूंगा भी क्या। टांग जी कहती है बकवास बंद करो, ये बहुत ज्यादा रिस्की काम है, तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर शेनशिंग बोलता है तो मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो, बस मेरे पास रहो, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। और वह टांग जी का हाथ पकड़ लेता है, उसे जाने नहीं देता। तब तक वहां पर शेनशिंग की सिस्टर आ जाती है। वह ड्रामा करती है तुम अपनी प्रेजेंट वाइफ के सामने अपनी एक्स का हाथ पकड़े हुए हो, तुम्हारी वाइफ को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और यहाँ पर शेनशिंग की सिस्टर नौटंकी भी कर रही होती है कि जैसे उसे जाने कितना बुरा लग रहा है। इस पर शेनशिंग गुस्से में अपनी बहन की तरफ भागता है और वह ब्रदर ब्रदर कह के दरवाजा बंद कर देती है। जिस पर शेनशिंग टांग जी को बताता है कि वह मेरी सिस्टर है, वह यह सब कुछ जानबूझकर करती थी। और वह टांग जी को हक कर लेता है और कहता है प्लीज तुम मुझे बचा सकती हो, मैं मर रहा हूँ, दिन के दिन मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं नहीं जिंदा रह सकता हूँ। और वह नीचे की तरफ गिरने लगता है। तभी टांग जी को उसकी शर्ट के पास एक निशान दिखाई देता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है, और यहाँ पर टांग जी इमोशनल हो जाती है। जिस पर शेनशिंग बोलता है कि इसका इतने बार एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर ने हर बार उसके साथ कुछ न कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने सीने पर लिखे हुए टैटू को नहीं मिटाने दिया।
शेन सिंह टांग जी को अपने पास वापस लाने की पूरी कोशिश करता है, पर टांग जी शेन सिंह से कहती है कि अब बेहतर यही होगा कि हम पास्ट को भुलाकर एक दूसरे से मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि हमारा रहना एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है। और वह शेन सिंह के हाथ से अपनी रिंग लेकर वहां से चली जाती है और शेन सिंह इधर रोता रह जाता है। इधर हमें टैंग जी को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठी होती है और ओवरटाइम काम कर रही होती है। शेन सिंह गलती से उसके ऑफिस में घुस आता है और वह टैंग जी के काम को चेक करता है। टैंग जी वहां नहीं होती है और वह जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद टैंग जी के पास उसका बॉस आता है जो उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे प्रपोज भी करता है, ये बोलकर कि वह भी किसी नए रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। शनशिंग उसकी यह बातें सुन लेता है और इधर जैसे ही लाइट जाती है टांग जी अपना फोन चेक करती है। उसके थ्रू उसे पता चल जाता है कि शनशिंग यहीं कहीं आसपास है और उसे ढूंढते हुए स्टोर रूम में चली जाती है। यहाँ पर शनशिंग होता है और वह अंधेरे से डरता है। टांग जी उससे कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ। और वह शेन सिंह को हक करने लगती है, लेकिन गलती से शेन सिंह किसी चीज से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है और उसकी बैक पर इंजरी हो जाती है। और जब उनको पता चलता है तो शेन सिंह लगभग एंजेल होता है, जिससे टैंग जी घबरा जाती है। अगले सीन में वह उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां पर उसकी सिस्टर आती है और वह टैंग जी को बताती है कि पिछले 5 साल से यह आदमी खुद को ऐसा ही दर्द दे रहा है। अब तुम ही हो जो उसे बचा सकती हो, वरना कोई और नहीं। मेरी बात मानो, मेरा भाई इनोसेंट है, उसे भी तुम्हारी तरह एक मेंटल इलनेस है। वह तुमसे कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाया। वह हमेशा तुमसे प्यार करता हुआ है। टैंग जी को शनशिंग की बहन की यह बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। अगला सीन दिखाया जाता है शनशिंग ठीक तो होता है पर वह भी व्हील चेयर पर होता है और यहाँ पर टंग जी उसके पास आती है और अंदर से कहती है तो तुमने ये रूम मेरे लिए सजाया। शनशिंग बोलता है हर दिन हर महीने मैं यहाँ पर एक नया फूल लगाता हूँ और उस फूल को तुमसे रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जिसकी बातें सुनकर टैंग जी डिसाइड करती है कि उसके गले में जो रिंग पड़ी हुई है उसको फेंक कर वह शनशिंग को एक मौका देगी और वह ऐसा करती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एक एंडिंग हो जाती है।